everyone is fine. मेरा नाम है समृद्धि, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी मेंटर एंड एजुकेटर एंड मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस प्यारे से बैच में जिसका नाम है नीव 2025। तो कैसे हैं मेरे सभी क्यूटीज, कैसे हैं सभी बच्चे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसी चल रही है बेटा आप सभी की हॉलीडेज, समर ब्रेक, समर वेकेशंस कैसी चल रही हैं? जल्दी से बता देंगे एक बारी सभी लोग। क्या मेरी आवाज क्लियरली आ रही है सभी को? इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल तो जल्दी से एक बारी सनफ्लावर बना देंगे एंड फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। बट पहले रिवाइज कर लेंगे ना, क्योंकि हमारा समर ब्रेक हुआ तो उसकी वजह से बीच में ब्रेक आ गया, तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हम क्या करें, चीजों को रिवाइज भी करें। तो बच्चे कह रहे हैं गुड, बढ़िया, ओके ओके। हाँ, होमवर्क करना पड़ रहा होगा ना, तो ओके ओके तो बोलोगे। काम मत कराओ बस हमसे आराम कराओ। हम आराम करना चाहते हैं, हम सुबह 11 बजे उठ के 3 घंटा इंस्टाग्राम चलाना चाहते हैं, फिर हम मूवीज देखना चाहते हैं। काम, पढ़ाई, वो क्या होता है मैम? वो काश उसको करे बिना काम चल पाता है जीवन का, बट नहीं चलेगा। जीवन में अगर सफल होना है तो भाई देखो, पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी बनना है ना बेटा जीवन में, तुम्हें कुछ भी करना हो, इधर इट इज रिलेटेड टू पढ़ाई और नॉट, यू हैव टू गिव योर 100%। आपको एफर्ट तो देखो लगाने पड़ेंगे। और मैं ना हमेशा ये बात बोलती हूँ कि लाइफ में कुछ भी करो यार, XYZ कुछ भी करो, बट 100% एफर्ट देके करो एंड ट्राई कि जो भी कर रहे हो ना उसमें एक्सेल करो। जो भी बनना है टॉप का बनना है, ये फिलॉसफी होनी चाहिए आपकी अपनी लाइफ में। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा आज का सेशन। आज है हमारा लेक्चर नंबर 7। अरे अरे अरे, लेक्चर नंबर 7 पे पहुंच गए हम। चलो जी, वेरी गुड। तो लेक्चर नंबर 7 ऑफ चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? सेल के बारे में। सेल के बारे में बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। फटाफट से एक बार क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। सभी बच्चे मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, ठीक है? फटाफट से रिवाइज करते हैं बेटा। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम बोलते हैं सेल को। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, है ना, वो सब सेल से बने हुए हैं। बेसिकली जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? वो सेल की वजह से ही है। सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। सेल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली फ्लेक्सिबल होती है। जो भी चीजें मूव करती हैं सेल के अंदर या सेल से बाहर, उसको कंट्रोल करने का काम हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। ये लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लिपिड का नाम होता है फॉस्फोलिपिड एंड अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में मदद करते हैं। अगर सब्सटेंस हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, और अगर लोअर टू हायर जा रहा है तो हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा हमने सेल वॉल के बारे में भी बात करी थी। कुछ सेल होते हैं जिनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक और प्रोटेक्टिव, एक और एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल सभी सेल्स में नहीं मिलती। इट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया का सेल, है ना। बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, फंजाई के पास सेल वॉल होती है, प्लांट के पास सेल वॉल होती है, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, बट एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। उसके बाद अगर हम जाएं तो अंदर जो भी हमारे सेल के अंदर पड़ा है दैट इज मेजरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक हमारा हो गया न्यूक्लियस, जिसमें हमारा सारा का सारा क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब सारा का सारा डीएनए उसके अंदर है। डीएनए के अंदर हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस की क्या होती है? 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, अगर वो बेटा स्कैटर्ड पड़ा हुआ है, जल्दी से बताएंगे क्या बोलेंगे उसको? अगर न्यूक्लियस के अंदर बेटा जो डीएनए का धागा है वो बिल्कुल फैला हुआ है, स्कैटर्ड पड़ा हुआ है, तो उसको हमने क्या टर्म दिया था? जल्दी से बताएंगे, मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे को याद नहीं आ रहा यार, मैं तो भूल गई, मेरी याददाश्त इतनी कमजोर क्यों है? प्लीज बच्चों बताओ मुझे, क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। और अगर यही डीएनए क्या हो जाता है, यही क्रोमैटिन अगर कंडेंस हो जाता है, इस तरीके से शेप ले लेता है, कॉइल होके इस तरीके की शेप ले लेता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर वो बना देता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वेरी गुड। अगर वो इस तरीके की कंडेंस्ड शेप, इस तरीके की कॉइलिंग दिखाएगा तो जो स्ट्रक्चर्स हमको दिखेगा उसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम। बहुत ही बढ़िया।
उसके अलावा जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड पड़ी हुई है उसको हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। बाहर की तरफ आ जाते हैं, बाहर की तरफ पड़े हुए हैं साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज। अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में हमने पढ़ना है, कुछ सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, किसी किसी के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा। हमने डिस्कस किया था बेटा लास्ट क्लास में किसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें, पूरा एक नेटवर्क होता है हमारे सेल के अंदर, ठीक है। ये दो तरीके का हो सकता है, नेटवर्क जो होता है बेटा हमारे न्यूक्लियस के आसपास होता है। हमने 3D मॉडल में भी देखा था, याद करो मैंने आपको दिखाया था। ये दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है हमारा RER और एक हो सकता है हमारा SER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, ये हमने बेटा लास्ट क्लास में पढ़ा था, हम रिवाइज कर रहे हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ बेटा यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं, एंड क्योंकि राइबोसोम्स होते हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मदद करता है प्रोटीन के फॉर्मेशन में, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, S फॉर स्मूथ, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मदद करता है लिपिड्स एंड फैट्स के सिंथेसिस में, लिपिड्स के सिंथेसिस में, ठीक है। उसके अलावा बेटा हमने इसके अलावा एक और सेल ऑर्गेनेली की बात करी थी। क्या नाम था उस सेल ऑर्गेनेली का? उस सेल ऑर्गेनेली का नाम था गोल्जी अपरेटस या फिर गोल्जी बॉडीज, जो कि कैमिलियो गोल्जी ने सबसे पहली बारी क्या करे थे, डिस्कवर किए थे। तो जो भी प्रोटीन लिपिड्स RER और SER में बनते हैं वो मतलब वहां से निकल कर वो पैक होने के लिए, मॉडिफाई होने के लिए, ट्रांसपोर्ट होने के लिए किसके पास आते हैं, गोल्जी अपरेटस के पास आते हैं। तो गोल्जी अपरेटस क्या करता है, गोल्जी अपरेटस क्या करता है, जो भी प्रोटीन लिपिड्स यहाँ पे बने हैं वो यहाँ से धीरे 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 गोल्जी अपरेटस के पास आते हैं। गोल्जी अपरेटस उनको क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है, थोड़े टाइम के लिए उनको वो स्टोर भी करके रखता है। उनको कहीं आगे भेजना है तो उनको पैक भी वो करता है और आगे की तरफ भेजने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट आगे की तरफ वो करता है। उसके अलावा गोल्जी अपरेटस का काम एक और था कि ये कॉम्प्लेक्स शुगर, मतलब ये शुगर बनाता है अलग अलग तरीके की, तो छोटे छोटे शुगर्स को जोड़ के कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने का काम करता है। उसके अलावा लाइसोसोम्स भी यहीं से बनकर निकलते हैं, ठीक है। तो ये लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी क्या है, इन्वॉल्व है। इसके अलावा हमने एक और सेल ऑर्गेनेली के बारे में बात करी थी लास्ट क्लास में, जिनको हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को सुसाइड स्क्वाड क्यों बोल रही हूँ, सॉरी, सुसाइड बैग, सैम स्क्वाड निकलता रहता है मेरे मुंह से शब्द को, है। तो लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल भी बोला जाता है। सबसे पहले तो इनके नॉर्मल फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। कोई भी चीज बेटा मान लो डैमेज हो गई है, पुरानी हो गई है, या हो सकता है बाहर से कोई ऐसी चीज है आई है जो हमारे सेल को खतरा है, बैक्टीरिया है, वायरस है, या कोई भी ऐसी चीज है जो लगता है कि हमारे सेल के लिए हानिकारक हो सकती है। लाइसोसोम क्या करता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है, उसको खा जाता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है। एक और इसका केस यहाँ पे ये है कि कई बार क्या होता है, हमारा सेल जो है डैमेज हो गया है, या सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो बहुत पुराने हो गए थे, डैमेज हो गए थे, जिसकी वजह से हमारा सेल एक तरीके से क्या था, डैमेज कंडीशन में चला गया था। तो उस केस में हमारा लाइसोसोम क्या करता है, अपने ही पूरे के पूरे सेल को, मतलब जिस सेल के अंदर वो है वो उसी को क्या कर देता है, पूरा ब्रेक डाउन कर देता है, उसी को खा जाता है, उसी को मार देता है। सो इसीलिए लाइसोसोम्स को बोला जाता है सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। इसके अलावा हमने एक और सेल ऑर्गेनेली के बारे में बात करी थी, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल बेसिकली क्या करते हैं, स्टोरेज में इन्वॉल्व होते हैं। तो वाटर हो गया, डिफरेंट वेस्ट सब्सटेंसेस हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, तो बहुत सारी चीजें जो है बेटा हमारे वैक्यूल के अंदर स्टोर्ड होती हैं। प्लांट सेल के पास जनरली क्या होता है, एक वैक्यूल होता है, बट वो ही बहुत बड़ा होता है। एनिमल सेल्स के अंदर देखा गया है कि वैक्यूल या तो होंगे नहीं, और अगर होंगे तो छोटे छोटे साइज के होंगे, अगर हम उनको कंपेयर करें विद दी प्लांट सेल। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सारे सेल ऑर्गेनेली जो हैं कहीं ना कहीं मिलके क्या करते हैं, एक साथ मिलके काम करते हैं, और एक सिस्टम इनको बोलते हैं हम। क्या नाम था बेटा उस सिस्टम का, जल्दी से मुझे बताएंगे, क्या नाम दिया था हमने उस सिस्टम को? एक ऐसा सिस्टम जिसमें ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेली आपस में मिलजुल के काम करते हैं। व्हाट नेम डू वी हैव गिवन टू सच सिस्टम? क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। इसको हमने नाम दिया था एंडोमेम्ब्रेन, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है।
क्या बात है। तो ये सब छोटी मोटी बातें हमने करी। इसके अलावा बेटा वैक्यूल का मैंने आपको एक चीज और बताई थी वैक्यूल के बारे में, कि जो हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हमारा अमीबा हो गया, तो जैसे वो कोई खाना खाता है तो वो खाना उसके अंदर फूड वैक्यूल में जाता है, उसके अंदर एक वैक्यूल बनता है जिसको हम फूड वैक्यूल बोलते हैं, जो कि खाने के डाइजेशन में मदद करता है। उसके अलावा कुछ ऐसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जहां पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नाम का एक वैक्यूल होता है, जो कि उसको वाटर बैलेंस में और ऑस्मो रेगुलेशन में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, आज की बात कर लेते हैं। आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे बेटा? आज हम अपने आगे के कुछ सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गए, राइबोसोम हो गए, और अगर टाइम बचा तो वी विल ऑल्सो टेक अप दिस टॉपिक, दैट इज सेल डिवीजन। बाकी एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड होमवर्क तो हम करते ही रहते हैं। ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस के नाम पे फटाफट से एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और याद आ जाएगा सभी को कि हमने क्लास में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो यहां पे बेटा एक क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज ऑर्गेनेली हेल्प इन दी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ध्यान से देखना बेटा, सिंथेसिस लिखा है, पैकेजिंग नहीं लिखा है। क्वेश्चन ये रहा, ऑप्शंस ये रहे। टेक योर टाइम बट आंसर सही से करना। ठीक है, आंसर सही से करना। टाइम ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आंसर सही करना भाई। बेटा अगर आपको लगता है आंसर होगा ऑप्शन ए तो लिख दो चैट में ऑप्शन ए, अगर आपको लगता है बी तो लिख दो बी, अगर आपको लगता है सी तो लिख दो सी। ठीक है, डी तो आंसर है ही नहीं, डी मत लिखना प्लीज। ठीक है, चलो, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को मैं बोलती हूँ #HQ हलवा क्वेश्चन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं और राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। 84% बच्चों ने सही आंसर दिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड क्यूटीज, वेरी गुड क्यूटीज एंड पुकीज। ठीक है, वेरी गुड पुकीज। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे बच्चों ने दिया है 84% बच्चों ने। अली, सुभा, ऐश्वर्या, मंश, सुमंत, संतोषनी, चैतन्य, अनिरुद्ध, बहुत सारे बच्चे। ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और यार, एक क्वेश्चन और है ना, एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। विच ऑफ दीज ऑर्गेनेली इज एसोसिएटेड विद प्रेजेंस ऑफ टोनोप्लास्ट। इसमें से कौन से ऑर्गेनेली में हमको टोनोप्लास्ट देखने को मिलती है? वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या फिर राइबोसोम्स। क्या लगता है, क्या आंसर होना चाहिए? पोल स्टार्ट कर देते हैं, कर दें क्या? जल्दी बताओ। कुकीज, जल्दी बताओ। कुकीज ही होता है ना, प्यूक प्यूक तो नहीं होता, कुकीज होता है ना। कुकीज, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे गाइस, कुकीज क्विकली। ठीक है, कुकीज एक बो बना देते हैं। कुकीज। ठीक है, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा बेटा? टोनोप्लास्ट हम किसको बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बेसिकली मेम्ब्रेन को बोला जाता है। किसकी मेम्ब्रेन? मेम्ब्रेन, बट किसकी मेम्ब्रेन? किसकी मेम्ब्रेन? कुकीज जल्दी बताओ, किसकी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं? मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल को हमने नाम दिया है टोनोप्लास्ट। तो आंसर यहाँ पे अगेन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज वैक्यूल्स। ठीक है, क्या बात है, 83% बच्चों ने सही आंसर दिया है। इसी बात पे पुकीज अपने लिए वो बना लो, क्यूट 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 क्यूट, ऐसे ऐसे। क्यूट तो देखो तुम हो यार, नो डाउट, क्यूट तो तुम हो, प्यारे प्यारे तो देखो तुम हो, नो डाउट, है ना। आज से तुम्हारा नाम पुकीज, समृद्धि मैम के पुकीज। ठीक है, चलो। सिद्धार्थ, अली, मंश, आदित्य, ऐश्वर्या, शुभा, जील, सुमन, दक्ष, अंकुश। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करें बेटा, आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं, आपकी आज्ञा हो तो। अरे भाई अरे भाई अरे भाई, क्या
ठीक है, चलो ओके। लास्ट क्लास में बेटा होमवर्क दिया था, लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया। बताओ जरा, होमवर्क दिया था, सुन रहे थे मेरी बात या नहीं सुन रहे थे? सुन रहे थे मेरी बात या नहीं सुन रहे थे? जल्दी बताओ, किया, काम किया कि नहीं किया, जल्दी बताओ, होमवर्क किया? हु की नाम फाइनल कर दे फिर तुम लोगों का, कर दे, जल्दी बताओ, कर दे, तुम्हारा नाम बच्चों को पसंद आ गया एकदम से। ठीक है, बच्चों ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड। एल्बर्ट वॉन कॉलिकर एक साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एल्बर्ट वॉन कॉलिकर। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने पहली बारी क्या किया, जिन्होंने पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया। अब देखो भाई, यहां पे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको सिर्फ ये पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बट ये बात तो बेटा सबको पता है। इंस्टाग्राम पे तुम कैसे अलग हो, है ना? मैं किसी से भी पूछूंगी ना बेटा, वो बायो पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, ये बात सबको पता है, इंस्टाग्राम पे ये बात सबको पता है दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। बट ये होता क्या है, ये सेल के अंदर करता क्या है, और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला क्यों जाता है, ये हमको पढ़ना है, समझना है। बट किसी भी चीज का फंक्शन हम तब समझ पाते हैं जब हमें उसका स्ट्रक्चर पता हो। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आज किसके साथ, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, और यहां पे लिख देती हूं मैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, बट क्यों ऐसा बोलते हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बाद में। एटीपी वेटीपी, हाँ 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 हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, तुम्हें पता है, मुझे पता है, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है, मुझे पता है, सबको पता है, बट सुन लो, पहले पढ़ाने दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, बहुत ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि मैंने कहा, किसी भी चीज का हम फंक्शन तब समझ पाते हैं जब हमें उसका स्ट्रक्चर पता हो। तो हम जब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में क्या है, काफी बड़े साइज का सेल ऑर्गेनेली होता है, इट इज वेरी लार्ज। अगर हम इसको बाकी के सेल ऑर्गेनेली से कंपेयर करें तो इसका जो साइज है वो काफी बड़ा होता है। जैसे कि न्यूक्लियस के पास क्या था, न्यूक्लियस के पास 2 मेम्ब्रेन थी, वैसे ही इसके पास भी क्या होती हैं, अपनी खुद की 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो ये क्या हो गई भाई, ये हो गई इसकी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छी नहीं बनी जो कि अच्छी नहीं बनी गाइस। ठीक है, ये हो गई इसकी आउटर मेम्ब्रेन, इसको हम नाम दे देंगे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये हम अब बनाएंगे बेटा इसकी, क्या बनाएंगे बेटा इसकी बनाएंगे अब हम इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन जब मैं बनाऊंगी तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि मैं इनर मेम्ब्रेन बना कैसे रही हूं। देखो बेटा, इनर मेम्ब्रेन जो होती है बेटा, उसमें क्या होती है, उसमें इन फोल्डिंग्स होती हैं। इन मतलब अंदर की तरफ, ठीक है, होल्डिंग्स नहीं, फोल्डिंग्स। ये क्या करते हो, ये है इन फोल्डिंग्स, ना कि होल्डिंग्स, इट इज इन फोल्डिंग्स, फोल्ड है अंदर की तरफ। ठीक है, इन फोल्डिंग। तो जो इनर मेम्ब्रेन है, देखना बेटा ध्यान से, इनर मेम्ब्रेन ये जा रही है और अंदर की तरफ फोल्ड हो गई, ये जा रही है फिर अंदर की तरफ फोल्ड हो गई, ये जा रही है फिर अंदर की तरफ फोल्ड हो गई, ये जा रही है फिर अंदर की तरफ फोल्ड हो गई, ये जा रही है जा रही है जा रही है फिर अंदर की तरफ फोल्ड हो गई, जा रही है अंदर की तरफ फोल्ड हो गई, जा रही है अंदर की तरफ फोल्ड हो गई, जा रही है अंदर की तरफ फोल्ड हो गई, जा रही है अंदर की तरफ फोल्ड हो गई। तो जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है किसकी, हमारी जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो क्या होती है, वो अंदर की तरफ फोल्डेड होती है, एंड इसको हमने नाम दिया हुआ है क्रिस्टे। ये हो गई हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल
माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। देखो अगर मैं आउटर मेम्ब्रेन की बात करूं, आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है। पोरस का मतलब यह है कि इसमें छोटे 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 क्या होते हैं, इस तरीके के छेद होते हैं, सो दैट सब्सटेंसेस यहां से यहां क्या कर सके, मूव कर सके। जैसे हमारे न्यूक्लियस में भी क्या होते हैं, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में भी क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से बेटा यहाँ पे भी क्या होते हैं, यहाँ पे भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। किसमें? आउटर मेम्ब्रेन में। जो इनर मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग्स हैं बेटा, उनको क्या बोलते हैं बेटा? उसको क्रिस्टे भी कहा जाता है। ठीक है, क्रिस्टे भी कहा जाता है। और ये जो डीप इनफोल्डिंग्स है ना बेटा, इनका कोई मीनिंग है, इनकी कोई इंपॉर्टेंस है, तभी ये डीप इनफोल्डिंग्स यहां पर है। देखो बेटा, मैं आपको यहां पे एक बात लिखूंगी, इसका मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे समझाऊंगी। डीप इनफोल्डिंग से क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। डीप इनफोल्डिंग का फायदा ये है, इंक्रीजेज सरफेस एरिया। ठीक है, इंक्रीजेज सरफेस एरिया। अब देखना बेटा ध्यान से, मैं यहां पे ना दो चीजें लिखूंगी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ठीक है, एक सेकेंड, अब तुम बताना। अरे 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 ये क्या हुआ? मुझे बताओ बेटा, ज्यादा सरफेस एरिया किसका है? क्विकली टेल मी। आपको क्या लगता है बेटा? देखो मान लो ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, ये जो धागा है इसका सरफेस एरिया ज्यादा है और ये धागा है इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रही हूँ, पोल स्टार्ट, अरे 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 हाँ, यहाँ पे पोल स्टार्ट कर दिया है। जल्दी से बताएंगे बेटा। देखो बेटा 10 सेंटीमीटर है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, वैसे ये ज्यादा है। मान लो ये 10 सेंटीमीटर है बेटा, इसमें मैंने धागा रखा हुआ है सीधा करके, इसके जो सरफेस एरिया है वो 10 सेंटीमीटर है। इतने ही 10 सेंटीमीटर में मैंने एक और धागा रखा हुआ है जिसमें ऐसे 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 मैंने फोल्डिंग्स कर रखी है ना, इन फोल्डिंग्स कर रखी है। इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा या ए का ज्यादा होगा या बी का ज्यादा होगा? थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। अरे बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। वेरी गुड, आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। सरफेस एरिया इसका ज्यादा होगा बेटा। अभी 10 सेंटीमीटर में इतना रखा है, जब मैं इसको खोल दूंगी तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा एरिया होगा, ये ज्यादा एरिया होगा, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट को बेटा यहाँ पे ध्यान रखते हुए अगर हम वापस आके इस डायग्राम को देखें तो आप देखोगे ये जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो इनफोल्डिंग्स होती हैं, इससे फायदा ये होता है कि हमारी इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है। ज्यादा सरफेस एरिया से क्या फायदा होगा? ज्यादा सरफेस एरिया से फायदा ये होगा कि यहाँ पे क्या होगा, बेटर तरीके से केमिकल रिएक्शन हो पाएंगे। कौन से वाले? देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनाने वाले केमिकल रिएक्शन होते हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी बनाना, हमारे सेल के अंदर एनर्जी बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का है और ये एनर्जी एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनती है। उस केमिकल रिएक्शन का नाम होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जितना ज्यादा हमारी मेम्ब्रेन बड़ी होगी, जितनी ज्यादा इसका सरफेस एरिया होगा, उतना ज्यादा है ना। अब बेटा देखो मैं एक बात बोलूं कि ये इतना स्पेस है ना, ये ए है और ये बी है। बेटा यहाँ पे मैं कम लोग खड़ा कर सकती हूं, है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग मैं खड़े कर सकती हूँ। आप इस बात को समझो, यहाँ पे मैं कम लोगों को अकोमोडेट कर सकती हूँ और यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट कर सकती हूँ। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है किसी भी चीज का, वो
अपना काम और बेटर तरीके से कर पाता है। तो यहां पे बेटा जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो इनफोल्डेड होती है अंदर की तरफ, जिससे कि फायदा ये होता है कि वो ज्यादा सरफेस एरिया होता है, इंक्रीजेस सरफेस एरिया, ठीक है। दैट मीन्स मोर सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया मीन्स मोर एनर्जी प्रोडक्शन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। इसके अलावा ध्यान से सुनेंगे बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। इसके अलावा जो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेटा ये जो जगह होती है, यहां पे फ्लूइड भरा हुआ होता है। ये जो मैंने ग्रे कलर से हाईलाइट किया, यहां पे बेटा फ्लूइड सब्सटेंस भरा हुआ होता है, एंड इसको बोला जाता है मैट्रिक्स। इसको बोला जाता है मैट्रिक्स। इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, या फिर सिर्फ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या फिर सिर्फ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, यानी कि जो यहां का फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जो है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। एंड इसके बारे में एक और बहुत ही अच्छी और बहुत ही यूनिक बात जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। यस, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या होता है, डीएनए होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने खुद के राइबोसोम्स हैं, दैट मीन्स ये अपने खुद के प्रोटीन्स भी बना सकता है, ठीक है। तो इसके पास क्या होता है, इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, और इसके पास अपने खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं, ठीक है। इसके पास अपने खुद के राइबोसोम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई है, तो एक बार फटाफट से #CH कर दो, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे जल्दी से। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो फटाफट से इसके बारे में क्या कर दो, एक बार #CH कर दो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पे हम समझेंगे कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं। मैम रिपीट कर दो। देखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली है। डबल मेम्ब्रेनस का मतलब इसके पास दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक बाहर वाली मेम्ब्रेन जिसको आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, एक अंदर वाली येलो वाली जिसको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अंदर वाली मेम्ब्रेन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी अंदर की तरफ फोल्ड हुई होती है, जिसको हम क्रिस्टे भी बोलते हैं। इसके अंदर जो जली भरी हुई होती है उसको मैट्रिक्स बोला जाता है, और इसके मैट्रिक्स के अंदर डीएनए भी होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं। यानी कि जैसे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना खुद का डीएनए है। जैसे राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, वैसे ही इसके पास अपने खुद के क्या है, इसके पास अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं, यानी कि अपना खुद का प्रोटीन बनाने का काम ये कर लेता है। बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने ये बात कही, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे पावर है ना, मैं बोलूंगी मेरे पास बहुत पावर है, बहुत पावर है, बहुत पावर है ना। तो बहुत पावर का मतलब मेरे पास बहुत सारी एनर्जी है ठीक है। तो व्हेन आई से आई हैव अ लॉट ऑफ पावर, तो पावर का मतलब यहाँ पे जो है बेटा, पावर का मतलब यहाँ पे है एनर्जी से, ठीक है। पावर का मतलब यहां पे है एनर्जी से। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोला जाता है बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन दिस प्रोडक्शन, फॉर्मेशन या फिर सिंथेसिस, कुछ भी बोल लो। ये किस में मदद करता है, ये एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है, ठीक है। तो ये किस चीज में मदद करता है बेटा, क्यों इसको पावर हाउस बोला जाता है, क्यों इसको पावर हाउस बोला जाता है। पावर हाउस इसलिए बोला जाता है बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया is involved in the formation of energy। ये क्या करता है,
ये एनर्जी के फॉर्मेशन में मदद करता है। इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब ये जो एनर्जी होती है बेटा, ये एनर्जी एक केमिकल के फॉर्म में बनाई जाती है, ठीक है। ये जो एनर्जी होती है ये बनाई जाती है इन फॉर्म ऑफ अ केमिकल। उस केमिकल का नाम होता है, एनर्जी इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, यहां लिख देते हैं, एनर्जी इज synthesized in the form of ATP। अब ये ATP क्या होता है? What is this ATP? तो भाई ATP का मतलब होता है, ATP का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। बायोलॉजी बिल्कुल भी रटने का सब्जेक्ट नहीं है, बायोलॉजी याद करने का सब्जेक्ट है। बट याद कब होगा? जब हम समझ पाएंगे कि इन शब्दों का मतलब क्या है। एटीपी का मतलब है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब देखो बेटा, ये ऐसे ही नहीं है, अगर मैं तुमको बना के दिखाऊं ना, यहाँ पे देखो, एडिनोसाइन एक केमिकल सब्सटेंस होता है। एडिनोसाइन एक केमिकल सब्सटेंस होता है। एडिनोसाइन एक केमिकल सब्सटेंस होता है। जब इस एडिनोसाइन के साथ कितने, 3, एक फॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट, तीसरा फॉस्फेट आके जुड़ जाए तो जो केमिकल कंपाउंड बनता है उसको हम एडिनोसाइन बोलते हैं। एडिनोसाइन की स्पेलिंग गलत हो गई, रुक जाओ देख लेते हैं। एडिनोसाइन ठीक लिखा है, बट थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं दोबारा लिख देती हूँ। अरे मेरी राइटिंग ही बेकार है भाई बेटा, स्पेलिंग गलत नहीं है, मेरी राइटिंग ही गलत है, मेरी राइटिंग ही खराब है, ठीक है, मेरी राइटिंग ही खराब है। दोबारा लिख देते हैं, ये लो, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। अब ठीक है बेटा, ठीक है, स्पेलिंग गलत नहीं थी, मेरी राइटिंग ही खराब है, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनो, एटीपी का मतलब क्या है? बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाते कि मैम एटीपी क्या है। देखो बेटा, जब एडिनोसाइन के साथ ट्राई मतलब 3, ट्राई का मतलब क्या है बेटा? ट्राई का मतलब है 3, फॉस्फेट का मतलब है फॉस्फोरस। जब एडिनोसाइन के साथ 3 फॉस्फोरस जुड़ते हैं, देख रहे हो बेटा, 1 2 3, और ये 3 पी का मतलब क्या है? पीपी, वो पीपी नहीं बेटा, फॉस्फोरस, पी मतलब फॉस्फोरस। तो यहाँ पे 1 2 3 क्या है? फॉस्फेट है। किसके साथ? एडिनोसाइन के साथ। तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो गया हमारा एडिनोसाइन ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट। समझे? ये है ट्राइफॉस्फेट का, ठीक है। अगर मैं इसी में से, देखो इंटरेस्टिंग चीज एक और तुम्हें सिखाती हूं, अगर इसी में से बेटा मैं एक फॉस्फेट हटा दूं, यहां पे कितने फॉस्फेट रह गए? अब कितने फॉस्फेट रह गए यहां पे? जल्दी बताओ, कितने फॉस्फेट रह गए? जल्दी बताओ, कितने फॉस्फेट रह गए? जल्दी आंसर करो भाई, जल्दी आंसर करना पड़ेगा, जल्दी आंसर करना पड़ेगा। पुकीज जल्दी बताओ, यहाँ पे कितने फॉस्फेट दिख रहे हैं? 2। तो पता है मैं इसको क्या बोलूंगी? मैं इसको बोलूंगी एडिनोसाइन 1 2। 2 के लिए क्या यूज करते हैं हम? 2 के लिए हम यूज करते हैं डाइफॉस्फेट। डाई मतलब 2, ठीक है। डाई के लिए हम टर्म यूज करते हैं, 2 के लिए हम यूज करते हैं डाई, ठीक है। नॉट डाई वाला डाई, ठीक है। अगर इसी में बेटा मैं सोचो यहां पे 2 की बजाय अब 1 ही छोड़ दूं, कितने रह गए यहां पे?
कितने फॉस्फेट रह गए? कितने फॉस्फेट रह गए? जल्दी से बताओ। एक रह गया। अब कोई भी चीज जब एक सिंगल रह जाती है, कोई भी चीज जब एक रह जाती है, सिंगल रह जाती है, उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? क्या टर्म यूज करते हैं? मोनो। क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया। उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मोनो। मोनो मतलब सिंगल, ठीक है, मोनो। तो भाई तुमको अगर किसी ने सिर्फ ये बोला एटीपी एटीपी होता है, ठीक है भाई, एटीपी का मतलब ये हो गया हमारा एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। तो पता होना चाहिए बेटा, यहाँ पे एडिनो क्या है, ट्राई मतलब 3 है, फॉस्फेट है 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे एटीपी का कुछ मतलब है, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूं ये एडीपी है, ए का मतलब एडिनोसाइन, डी मतलब डाई फॉस्फेट, एडीपी, ये सब टर्म्स होते हैं बेटा। इन सब हर टर्म का मतलब होता है ये ए एम पी, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट नहीं है, बायोलॉजी समझने का सब्जेक्ट है, और हर वर्ड का मीनिंग है बेटा। यहाँ पे वापस आ जाते हैं बेटा अपने उसी टॉपिक पे। हो सकता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सोच रहे हो मैम आप क्या पढ़ाने लग गए, क्या समझाने लग गए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम एटीपी क्या है, व्हाट इज एटीपी। हम बोलते हैं अभी एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बनती है, हम बोलते हैं एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बनती है ना। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी या एनर्जी जनरेट करता है वो एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या है अभी हमने देख लिया, एटीपी ये है, ऐसा होता है एटीपी ऐसा होता है, उसमें 3 फॉस्फोरस होते हैं, ट्राई 3, 1 2 3, ट्राई का मतलब होता है 3, 1 2 3 फॉस्फोरस होते हैं, ठीक है। और बेटा जब भी हमारे सेल को एनर्जी की जरूरत होती है तो हमारा सेल क्या करता है आपको पता है, हमारे सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ी कुछ भी काम करने के लिए तो हमारा सेल क्या करता है बेटा, एटीपी, ये जो एटीपी का मॉलिक्यूल है वो इसके बॉन्ड्स तोड़ने लगता है, वो इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने लगता है, और जब ये बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो एनर्जी निकलती है, ठीक है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो सेल के अंदर एनर्जी निकलती है और फिर सेल उस एनर्जी को यूज करता है, ठीक है। तो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बनती है, इसलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोला जाता है। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोला जाता है, ठीक है। और ये एटीपी एनर्जी कब बनती है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा बट मैं बता रही हूं, ये जो एनर्जी बनती है ये बनती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एनसीईआरटी के अंदर नहीं है बट स्टिल मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे कौन से कलर से लिखूं, इस कलर से लिख देते हैं, अरे यार प्यारे से कलर से लिखेंगे, रेड कलर से लिखेंगे, ठीक है। एनर्जी in form of ATP is synthesized by the process of respiration, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम बड़ी क्लास में जाएंगे, जब हम 10th क्लास में जाएंगे, ठीक है। जब हम 10th क्लास में जाएंगे तब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। बट हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे सेल के अंदर अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सेल ऑर्गेनली है। उसमें से एक सेल ऑर्गेनली है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन नाम की एक रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी बनती है और वो एनर्जी बनती है किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। तो एनर्जी एटीपी बनता है क्योंकि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का मतलब एनर्जी, और क्योंकि एनर्जी बन रही है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। उसके अलावा डीएनए और राइबोसोम्स इसके पास होते हैं खुद के, यानी कि ये अपना खुद का प्रोटीन भी खुद बना सकता है क्योंकि इसके पास क्या है, अपने खुद के राइबोसोम्स हैं।
राइबोसोम्स मतलब प्रोटीन फैक्ट्रीज है इसके पास अपनी खुद की, तो खुद के अपने राइबोसोम अपने प्रोटीन्स भी क्या कर सकता है, ये बना सकता है। ठीक है, क्या ये बात मुझे बार बार लिखनी पड़ेगी क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। राइबोसोम्स बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ये था बेटा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो मैं तुमको 3D मॉडल में माइटोकॉन्ड्रिया दिखाती हूं, ठीक है, और तुम देखना क्या जो अभी मैंने तुमको डायग्राम बना के दिखाया, क्या ये डायग्राम उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। एनिमल सेल देख लेते हैं, कोई भी सेल देख लो, प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, प्लांट में, एनिमल में, सब में होता है। प्लीज लोड हो जाइए, थैंक यू थैंक यू। ये देखो बेटा, है ना, ये रहा देखो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये रहा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3D मॉडल है, ये मैंने सेंड कर दिया, लो, ठीक है। एक और डायग्राम है उसमें देखते हैं ह्यूमन सेल में, सेंड टू स्टूडेंट्स। देखो बेटा, कैन यू सी, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। देखिए बेटा, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन हो गई, ये इसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन हो गई जो कि डीपली इनफोल्डेड है। और देखो एक सेल के अंदर दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, वाओ, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, देख पा रहे हो बेटा। तो एक सेल के अंदर देखो एक से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकते हैं। एक सेल के अंदर बेटा एक से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। तो अगर आपको डायग्राम बनावा आ गया, सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेलीज को अगर आइडेंटिफाई करने को आ गया तो कर लोगे ना। नाक तो नहीं कटवाओगे मेरी, है, नाम तो नहीं डुबवाओगे मेरा। देख रहे हो बेटा, दिस इज हाउ अ माइटोकॉन्ड्रिया लुक लाइक, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और ये जाल किस चीज का है, ये न्यूक्लियस के आसपास ये जो जाल बना हुआ है, नेटवर्क बना हुआ है मेम्ब्रेन्स का, ये किस चीज का है, वेरी गुड, ये हमारा ER हो गया, ये हमारा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ओके पुकीज, चलो वैसे माइटोकॉन्ड्रिया का ना यहाँ पे एक प्रॉपर 3D मॉडल भी है आई थिंक, हाँ देखो ये रहा। वैसे ये क्लास 11th में दिखाती हूँ मैं वाला डायग्राम, बट कोई नहीं, तुम भी नीट के क्वेश्चन कराऊंगे भी, रुक जाओ, तुम्हें टेंशन मत लो तुम। देखो बेटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है पूरा, है ना, ये और उसका क्या है, और ज्यादा उसका हम बोल सकते हैं डिटेल्ड डायग्राम है, ये उसका और ज्यादा डिटेल्ड डायग्राम है ना। देखो यहाँ पे DNA भी दिख रहा है हमको बीच में, और ये रेड रेड कलर के डॉट्स हमको राइबोसोम्स भी दिख रहे हैं। देखो ये इसकी मेम्ब्रेन्स हो गई, है ना, अगर ध्यान से नोटिस कर पा रहे हो तो ये देखो, ये इसकी ब्लू वाली आउटर मेम्ब्रेन हो गई, और ये देखो ये ब्राउन वाली इसकी इनर मेम्ब्रेन हो गई। व्हाट अ ब्यूटीफुल डायग्राम, बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम है, ठीक है। NCERT के अंदर नहीं दिया, बट एटलीस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है बेटा इससे। देखो ये हमारी बाहर वाली मेम्ब्रेन और ये हमारी इनर मेम्ब्रेन, इन फोल्डिंग्स है देखो इसके अंदर। कितना ब्यूटीफुल है यार, कितना ब्यूटीफुल है, बहुत बढ़िया, ठीक है। जो बच्चे कह रहे हैं मैम नहीं आया, बेटा नहीं आया, इट्स ओके, बट यहाँ तो देखो, यहाँ समझ आना जरूरी है। आपके डिवाइस में मुझे पता है बेटा, तुम एक दिन के लिए उसको सेव करके रखोगे और 4 दिन बाद तुम भूल जाओगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, ये बात थी किसकी, ये बात थी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की। अब हम चलते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली के ऊपर, जिनका नाम होता है प्लास्टिड्स। बट प्लास्टिड्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। फोटोग्राफ्स हैं हमारे प्लांट्स की, और प्लांट्स के बारे में सबसे ब्यूटीफुल बात क्या लगती है, प्लांट्स के बारे में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल बात ये लगती है कि उनके अंदर होते हैं प्यारे प्यारे कलर्स। जैसे कि अगर हम बाहर जाएंगे तो हमको रंग बिरंगे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, और सिर्फ फ्लावर्स नहीं यार, प्लांट्स के फ्रूट्स देखो कितने प्यारे प्यारे कलर के होते हैं, है ना। ये हमारा क्या पिंक कलर का फ्लावर है, ये हमारे येलो कलर का फ्लावर है, हमारा सनफ्लावर, ठीक है। ये हमारा रोज है जो कि रेड कलर का है, ये ऑरेंज है जो कि ऑरेंज कलर का है, ठीक है। ये हमारी ब्लूबेरीज हो गई, शतूत पतूत हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गई, रंग बिरंगी ना, कोई नीली है कोई लाल है, कैरेट्स हैं जो कि ऑरेंज कलर की हैं, ठीक है। और ये क्या है भाई, ये जो रंग बिरंगा, ये जो हमें कलर्स देखने को मिलते हैं, ये किस वजह से हैं आपको पता है? ये किस वजह से होता है, ये किस वजह से होता है?
ये रिस्पॉन्सिबल, बेटा ये जो कलर हमको देखने को मिल रहा है, चाहे लीफ का ग्रीन कलर है ना, चाहे लीफ का ये ग्रीन कलर हो गया और ये ऑरेंज का हमारा ऑरेंज कलर हो गया, ठीक है, ये जो येलो कलर है ये हो गया, यहाँ पे लीव्स में ग्रीन कलर हो गया। प्लांट के अंदर हमको ये जो अलग अलग कलर के कलर्स दिखते हैं अलग अलग कलर के कलर्स तो प्लांट के अंदर हमको अलग अलग कलर्स जो देखने को मिलते हैं ये होते हैं बिकॉज ऑफ दी प्लास्टिड्स, ठीक है, ये होते हैं बिकॉज ऑफ दी प्लास्टिड्स। तो प्लांट के अंदर बेटा सबसे पहली बात, अगर हम प्लास्टिड्स की बात करें, ये एक सेल ऑर्गेनेली होते हैं। प्लास्टिड्स जो है सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं और ये पाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर। वैसे और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हम आगे 11th क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि ये प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं। P फॉर प्लास्टिड्स, P फॉर प्लांट सेल्स, प्लांट के सेल के अंदर मिलेंगे, यानी कि हमको सिर्फ प्लांट के जो सेल्स है वहां देखने को मिलेंगे, एनिमल के किसी भी सेल में नहीं मिलेंगे। तो अगर रेड ब्लड सेल में प्लास्टिड होगा, नहीं होगा, ठीक है, रेड ब्लड सेल में प्लास्टिड नहीं होगा, व्हाइट ब्लड सेल में प्लास्टिड नहीं होगा, हमारे बोन के सेल में प्लास्टिड नहीं होगा, ह्यूमन बॉडी एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड नहीं होंगे, ठीक है, प्लांट के सेल के अंदर प्लास्टिड होंगे, जैसे कि लीफ के सेल के अंदर होगा, स्टेम के सेल के अंदर होगा, फ्रूट के सेल के अंदर होगा, फ्लावर के सेल के अंदर होगा, ठीक है। अब आप देखो बेटा, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कि अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग कलर्स हैं, और ये अलग अलग कलर्स अलग अलग प्लास्टिड्स की वजह से होते हैं। अलग अलग कलर्स जो है बेटा डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिड्स की वजह से होते हैं, क्योंकि प्लास्टिड्स भी जो है वो 3 तरीके की हो सकती हैं। प्लास्टिड्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहली प्लास्टिड, ठीक है, सबसे पहली प्लास्टिड यहां पे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है क्लोरोप्लास्ट। दूसरी प्लास्टिड्स हो गई हमारी क्रोमोप्लास्ट, और तीसरी प्लास्टिड हो गई हमारी ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, तीसरी प्लास्टिड हो गई हमारी ल्यूकोप्लास्ट। यहां पे क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट का जो मेन काम है, मेन मतलब काम तो इनके बहुत सारे होते हैं, ये बेसिकली हमारे प्लांट को क्या करती हैं, कलर प्रोवाइड करती हैं, प्रोवाइड कलर टू प्लांट पार्ट्स। तो हमें अगर प्लांट के किसी भी पार्ट में कलर देखने को मिल रहा है, जैसे कि ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, ये सब क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट की वजह से देखने को मिलता है। अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली स्टोरेज में इन्वॉल्व है, ठीक है, ये स्टोरेज में इन्वॉल्व है, अलग अलग तरीके की चीजों को स्टोर करता है, जैसे कि ऑयल हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया। तो स्टोरेज ऑफ लेटस से स्टार्च, लेटस से प्रोटीन, लेटस से फैट्स, इन सब चीजों को स्टोर करने का क्या है, इन सब चीजों को स्टोर करने का काम है ल्यूकोप्लास्ट का, ठीक है, इन सब चीजों को स्टोर करने का काम है हमारे ल्यूकोप्लास्ट का। अब ये 3 तरीके की प्लास्टिड में क्या डिफरेंस है ये हम देखते हैं, समझते हैं, ठीक है, ये हम देखते हैं, समझते हैं। बेटा सबसे पहले यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की। आप देखो बेटा, क्लोरोप्लास्ट सुना सुना लग रहा है, समथिंग क्लोरोफिल से रिलेटेड लग रहा है, क्लोरोफिल से रिलेटेड लग रहा है कि नहीं लग रहा है बेटा, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ मुझे, क्लोरोफिल से रिलेटेड सुना सुना लग रहा है ना? क्लोरोफिल का नाम सुना है बेटा किसी ने? क्या किसी ने क्लोरोफिल का नाम सुना है? अरे 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 बाप रे, क्या हो गया बे, कहां से रह गया? क्लोरोफिल सुना है कि नहीं सुना, जल्दी बताओ। सुना है, वेरी गुड। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? क्लोरोफिल का काम क्या होता है, जल्दी से बता दो मुझे एक बारी, कुकीज जल्दी बताओ, क्लोरोफिल का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, वेरी गुड। देखो बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। देखो, हमारी जो लीफ ग्रीन कलर की होती है ना, ये हमारी क्या हो गई, लीफ हो गई, ठीक है, ये हमारी लीफ हो गई, जो कि क्या है, ग्रीन कलर की है। ये जो ग्रीन कलर है बेटा, ये पता है किसकी वजह से है? ये ग्रीन कलर है किसकी वजह से? क्लोरोप्लास्ट की वजह से।
ये जो ग्रीन कलर है ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से है। अगर मैं बेटा क्लोरोप्लास्ट की बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो याद रखेंगे क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, याद रखना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। और जहां पे भी बेटा क्लोरोफिल होगा वो पार्ट क्या होगा, वो ग्रीन 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 कलर का होगा। तो प्लांट के अंदर आपको कोई भी पार्ट कैसा दिख रहा है, अगर आपको प्लांट के अंदर कोई भी पार्ट ग्रीन दिख रहा है, चाहे वो उसकी लीफ हो, चाहे वो उसकी स्टेम हो, अगर वो ग्रीन है तो वो किसकी वजह से है, वो कौन से प्लास्टिड की वजह से है, तो वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को ग्रीन प्लास्टिड भी कहा जाता है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को ग्रीन प्लास्टिड का नाम भी दिया जाता है कि ये क्या है, ये ग्रीन प्लास्टिड है, क्योंकि इसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। ठीक है, और ये वही क्लोरोफिल है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, ये वही क्लोरोफिल है जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, तो खाना बनाने में, ऑक्सीजन बनाने में, फूड बनाने में, सारा अगर हम देखें तो ओवरऑल रोल किसका है, क्लोरोप्लास्ट का है। ठीक है, किसका है, क्लोरोप्लास्ट का है। जल्दी से इस पे आएंगे बेटा, तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट से याद रखेंगे क्लोरो से याद रखेंगे क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरो से याद रखेंगे क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन कलर पिगमेंट, क्या नाम बताया, क्या नाम बताया बेटा, क्लोरोफिल नाम बताया। ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल। ठीक है, और ये क्लोरोफिल किस में इन्वॉल्व है भाई, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। तो ग्रीन कलर किसकी वजह से मिलता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से मिलता है। प्लांट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो क्लोरोफिल है फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। और बेटा जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो हम सभी को पता है, प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो प्लांट को फूड मिलता है, प्लांट को ऑक्सीजन मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये सब बनवाने के लिए, ये सब करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया, हमारा क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल हो गया, हमारा क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल हो गया। ठीक है भाई, ये याद रहेगा। अब आ जाते हैं क्रोमोप्लास्ट। अब आपने देखा होगा बेटा प्लांट में लीफ के अलावा और भी तो छोटी मोटी चीजें होती हैं, जैसे कि मान लो कोई फ्लावर है, ठीक है, मान लो क्या है, कोई इस पे फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है, या फिर मान लो भाई इसके यहाँ पे, ठीक है, मान लो इसमें यहाँ पे इस तरीके से मान लो इसमें क्या है बेटा, यहाँ पे इस तरीके से गाजर लगी हुई है जो कि क्या है, ऑरेंज कलर की है। अब देखो बेटा ये भी तो कलर है, अगर ग्रीन कलर है तो ये भी तो कलर है, ये भी तो कलर है। अगर ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है तो बाकी के जो कलर्स होते हैं ना, जैसे कि पिंक हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब होते हैं बिकॉज ऑफ दी प्लास्टिड्स जिनका नाम होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा का मतलब ही होता है कलरफुल। ठीक है, अगर प्लांट का कोई भी पार्ट ग्रीन है तो वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से है, और अगर वो किसी और कलर का है तो वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। तो ये जो ऑरेंज कलर है ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से है, और ये जो ग्रीन कलर है ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से है। ठीक है, समझ आई बेटा। तो देखो इसको रीड करेंगे, क्रोमोप्लास्ट में क्या होते हैं बेटा, क्रोमोप्लास्ट में भी कुछ पिगमेंट्स होते हैं बट अदर देन ग्रीन। तो प्लांट का अगर कोई भी पार्ट ग्रीन कलर का है तो वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से है, बट अगर कोई और कलर है जैसे कि येलो है, ऑरेंज है, रेड है, पिंक है,
तो वो किसकी वजह से है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। यहाँ पे जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं उनका नाम होता है क्लोरोफिल। यहाँ पे बेटा एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया, बट मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लिख रही हूँ, याद करना ना करना तुम्हारी मर्जी है। यहाँ पे क्लोरोफिल होता है तो यहाँ पे होते हैं कैरोटीन्स, यहाँ पे होते हैं ज़ैंथोफिल्स। इस तरीके के क्या होते हैं बेटा? इस तरीके के अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, इसका काम है हरा कलर देना, इसका कैरोटीन का काम होता है, कैरेट का रंग कैसा होता है? ऑरेंज, है ना। ज़ैंथोफिल क्या करता है? येलो कलर। तो अगर कोई भी प्लांट पार्ट प्लांट के अंदर ऑरेंज कलर का है तो वो किसकी वजह से है? कैरोटीन की वजह से है। अगर कोई भी प्लांट का पार्ट आपको येलो दिखाई दे रहा है तो वो ज़ैंथोफिल की वजह से दिखाई दे रहा है। अगर आपको कोई भी प्लांट का पार्ट ग्रीन दिखाई दे रहा है तो वो क्लोरोफिल की वजह से है, ठीक है, वो क्लोरोफिल की वजह से है, ठीक है। तो अगर प्लांट के अंदर आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है तो उसके लिए क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको कोई भी पार्ट पिंक दिख रहा है, ठीक है, ऑरेंज दिख रहा है, येलो दिख रहा है, तो वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर मैं यहाँ पे बोलूं ऑरेंज नहीं येलो, मान लो यहां से ये धीरे 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 येलो पड़ गई लीफ, है ना, ये लीफ बूढ़ी हो गई और यहां से धीरे धीरे येलो हो गई, तो भाई यहाँ पे ये जो येलो कलर आएगा बेटा ये किसकी वजह से आएगा? यहाँ पे ये जो येलो कलर आया है ये आया है एक क्रोमोप्लास्ट की वजह से, ठीक है। एंड इस क्रोमोप्लास्ट के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल है? ज़ैंथोफिल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, यहां पे क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, यहां पे भी सही कर देते हैं स्पेलिंग। बेटा इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो फटाफट से एक बार #CH कर दो, फिर हम ल्यूकोप्लास्ट की तरफ चलते हैं। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो फटाफट से एक बारी #CH कर दो, फटाफट से बेटा एक बार #CH कर दो। फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट ल्यूकोप्लास्ट पे, फिर हम चलेंगे किस पे? ल्यूकोप्लास्ट पे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, अच्छे बच्चों यार, तुम अच्छे हो, दिल के अच्छे हो तुम, पुकीज हो तुम, ठीक है। फिर आ जाते हैं बेटा ल्यूकोप्लास्ट पे। जैसे बेटा इनको ग्रीन प्लास्टिड्स बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट को ग्रीन प्लास्टिड्स बोला जाता है, इनको नाम दिया गया है ग्रीन प्लास्टिड्स का। तो वैसे ही ल्यूकोप्लास्ट को नाम दिया गया है कलरलेस प्लास्टिड्स। ल्यूकोप्लास्ट को नाम दिया गया है कलरलेस प्लास्टिड्स, क्योंकि इनके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं होता, पिगमेंट इनके अंदर नहीं है, पिगमेंट एब्सेंट है, कोई कलर नहीं है, कोई कलर नहीं है, तो इसलिए क्या हो गए? कलरलेस हो गए। अब ये भी क्या होते हैं बेटा? ये भी 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। इट इज ऑफ एक्चुअली 3 टाइप्स, 3 तरीके के होते हैं बेटा ये। पहला हमारा हो गया अमाइलोप्लास्ट, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा एल्यूरोप्लास्ट और तीसरा हो गया हमारा इलायोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, तीनों का क्या है बेटा? अपने आप में अलग अलग फंक्शन है। क्या फंक्शन है देखते हैं बेटा, क्या फंक्शन है, प्लीज साथ साथ नोट डाउन करेंगे बेटा, साथ साथ नोट डाउन करेंगे। पहला मैंने क्या लिखा? पहला मैंने लिखा अमाइलोप्लास्ट, पहला मैंने लिखा अमाइलोप्लास्ट, दूसरा मैंने लिखा एल्यूरोप्लास्ट और तीसरा मैंने लिखा एलायोप्लास्ट।
एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। चलो इसके बाद फिर पोल करेंगे, जल्दी से मेरे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, जल्दी से मेरी बात सुनेंगे बेटा। अमाइलोप्लास्ट क्या करता है? स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एल्यूरोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स। स्टोरेज ऑफ ऑयल एंड फैट्स। फटाफट से नोट डाउन करेंगे, फटाफट से नोट डाउन करेंगे बेटा। फिर हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझेंगे, डाउट्स भी लेंगे इसके बाद, कोई दिक्कत नहीं है। विल गो स्लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल यार। कुकीज जैसा कहेंगे वैसे होगा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है मैम एग्जाम्पल। बेटा हम सभी को पता है जब हम आलू खाते हैं, आलू के अंदर ढेर सारा स्टार्च होता है। आलू के अंदर क्या होता है? ढेर सारा स्टार्च होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टार्च एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आलू के अंदर हमें भर भर के अमाइलोप्लास्ट मिलेंगे। आलू के अंदर ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट होता है, राइट। हम बोलते हैं ना आलू में बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है। तो वो सारा कार्बोहाइड्रेट आलू का क्या है बेटा? आलू के चलो बेटा कहाँ गए थे? बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे, बंदर ने लात मारी रो रहे थे, पापा ने पैसे दिया हंस रहे थे, ठीक है। तो बेटा आलू के चालू मेरे बेटा, मेरे आलू चालूस, मेरे पुकीज, हम सभी ने ये बात सुनी है कि हमारे पोटैटो के अंदर बहुत सारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो बेटा वो सारा कार्बोहाइड्रेट कहाँ स्टोर्ड है? आलू क्या है? एक प्लांट का पार्ट है। प्लांट का पार्ट मतलब ऑब्वियस सी बात है वो किससे मिलके बना होगा? सेल से मिलके बना होगा। आलू तुम खा रहे हो, आलू में बहुत सारे सेल्स होंगे, उन सेल के अंदर वो बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट कहाँ स्टोर होगा भाई? कहाँ स्टोर होगा? अमाइलोप्लास्ट में होगा ना भाई। आलू सोचो, आलू एक प्लांट का पार्ट है। प्लांट मतलब वहां सेल होंगे, सेल के अंदर क्या होगा? कुछ ना कुछ स्टोर होगा। आलू के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। वो सारा कार्बोहाइड्रेट कहाँ स्टोर होता है? अमाइलोप्लास्ट में। इसकी फोटो खींच लो दिमाग में, ठीक है, दिमाग में फोटो खींच ली। चलो अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछती हूँ तुमसे, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहाँ है क्वेश्चन? कहाँ है क्वेश्चन? कहाँ है क्वेश्चन? कहाँ है क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन आ चुका है, ये रहा क्वेश्चन। Which type of plastids store oil and fats? इसमें से कौन से टाइप का प्लास्टिड ऑयल एंड फैट्स को स्टोर करता है? क्रोमोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या फिर एल्यूरोप्लास्ट? क्या आंसर होगा बेटा इसका? चलो पोल स्टार्ट कर दिया है मैंने। Which type of plastids store oil and fats? तब तक हम जल ग्रहण करते हैं, आप क्वेश्चन को आंसर करिए। चलो भाई टाइम अप होने वाला है, बच्चों ने सही आंसर कर भी दिया है। देखते हैं सही आंसर क्या होगा। क्लोरोप्लास्ट का काम है ग्रीन कलर प्रोवाइड करना। क्लोरोप्लास्ट का काम है ग्रीन कलर प्रोवाइड करना। एल्यूरोप्लास्ट का काम है प्रोटीन का स्टोरेज, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? प्रोवाइड कलर अदर देन ग्रीन, है ना। तो कलर्ड प्लास्टिड हो गया ये, तो इसका काम है कलर देना। अदर देन ग्रीन जो भी होता है वो इसकी वजह से होता है। बचा क्या? हमारा इलायोप्लास्ट। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, ऑयल एंड फैट्स को इलायोप्लास्ट स्टोर करते हैं। क्या बात है पुकीज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फटाफट अपने लिए क्यूट क्यूट बो बना लो यार, क्यूट पुकी, ठीक है। 89% बच्चों ने सही आंसर दिया है। सिद्धार्थ, आदित्य, मंश, ऐश्वर्या, कृतज्ञा, जील, जुबा, सुमंत, दिया, सिद्धांत।
अरे अरे वाह, क्या बात है, दिया ने बटरफ्लाईज, सनफ्लावर और टाइगर्स बनाए हैं। वेरी गुड, सो क्यूट, क्यूट लाइक कुकीज। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हो गई। चलो भाई, आई होप ये सभी को क्लैरिटी आ गई होगी प्लास्टिड्स को लेकर। प्लास्टिड्स मेजरली 3 तरीके के हो सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम है ग्रीन कलर देना। ग्रीन के अलावा जो भी कलर होता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। फिर होते हैं हमारे कलरलेस प्लास्टिड्स जिनको हम ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, इनमें पिगमेंट्स नहीं होते। ये 3 तरीके के हो सकते हैं, अमाइलो, एल्यूरो, इलायो। अमाइलोप्लास्ट का काम है कार्बोहाइड्रेट स्टोर करना, एल्यूरोप्लास्ट का काम है प्रोटीन स्टोर करना, और इलायोप्लास्ट का काम है ऑयल एंड फैट स्टोर करना। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए बेटा, अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट को देखना है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम 1-2 चीजें और जानेंगे यहाँ पे। क्लोरोप्लास्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतना क्यों है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस से फूड मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है। ये बात सबको क्लियर हो चुकी है बेटा। क्लोरोप्लास्ट को हम ग्रीन प्लास्टिड बोलते हैं। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? क्लोरोप्लास्ट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से होती है फोटोसिंथेसिस, और जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो हमको 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं। एक हमको मिलता है फूड और एक हमको मिलती है ऑक्सीजन। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट हमारे प्लांट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगर हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो देखो भाई कौन सा कलर यूज करूं, व्हाइट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपनी खुद की क्या है, 2 मेम्ब्रेन्स हैं। तो देखो ये इसकी हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये इसकी हो गई इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके पास क्या होती है, इसके पास 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक हो गई इसकी आउटर मेम्ब्रेन और एक हो गई इनर मेम्ब्रेन। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गई इसकी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, ओके पुकीज, पुकीज अब वो बनाना बंद करो गाइस, अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। चलो, इसके पास क्या होती है, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, क्या होती है इसके पास, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसका डायग्राम भी देखेंगे, टेंशन ना लो। अब बेटा होता क्या है, हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर ना डिस्क पड़ी हुई है। इस तरीके की क्या होती है, डिस्क पड़ी होती है। एक डिस्क, एक के ऊपर दूसरी डिस्क, दूसरे के ऊपर तीसरी डिस्क, इस तरीके से डिस्क नहीं डिस्क। ठीक है, क्या डिस्क, ये जो एक डिस्क मैंने बना दी, ये इस एक सिंगल डिस्क को हमने नाम दिया है थाइलाकॉइड। क्या नाम दिया है बेटा, इसको हमने नाम दिया है थाइलाकॉइड। क्या नाम दिया है, थाइलाकॉइड। क्या नाम दिया है, थाइलाकॉइड। ये एक है, ऐसी क्या होती है, बहुत सारी होती हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 1 2 3 4, इस तरीके से बहुत सारी क्या होती हैं, थाइलाकॉइड्स होती हैं। ठीक है, तो एक सिंगल क्या है, थाइलाकॉइड। जब ऐसे बहुत सारी थाइलाकॉइड एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होती हैं और इस तरीके का जब स्ट्रक्चर बनता है, दूसरा कलर यूज करेंगे गाइस, ओके। तो ये जो ग्रुप एक पाइल बन गया, पाइल मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक पाइल बन गया, है ना। जैसे आपने एक सिक्का है, एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का, दूसरे के ऊपर तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना, इस तरीके से पाइल बन गया। तो इसके लिए एक टर्म यूज होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रैना। ग्रैना, पाइल्स ऑफ कॉइन्स। मतलब मान लो आपके पास एक सिक्का है, आपके पास एक सिक्का है, एक सिक्के के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा। सिक्के मेरे पास नहीं है, चिल्लड़ नहीं है गाइज मेरे पास, नहीं तो मैं करके दिखाती हूँ, मैं जरूर करके दिखाती, मैं चेक कर लेती हूँ मिलता है कि नहीं। नोट फट गया गाइस, ओह शिट, कोई दिक्कत नहीं है, एक सिक्का निकला है गाइस और एक नुकसान हो गया है, 20 रुपए का नोट फट गया है गाइस, पर सिक्के मिल गए हैं, सिक्के मिल गए हैं। ठीक है,
एक और सिक्का मिल गया, ठीक है। चलो सुनो सुनो, ये एक सिक्का थाइलाकॉइड, इस थाइलाकॉइड के ऊपर एक और सिक्का मैं रख दूं, उसके ऊपर ये एक और सिक्का मैं रख दूं, तो पूरा टावर बन जाएगा, पूरा टावर बन जाएगा बेटा। तो वैसे ही बेटा ये एक सिंगल थाइलाकॉइड है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर मैं बहुत सारे थाइलाकॉइड्स रख दूं इस तरीके से। बेटा 2 रुपए दिखा के मैं कौन सा फ्लेक्स कर लूंगी, मुझको ये बताओ तुम जरा। लिटरली 5 का सिक्का है और एक रुपए के ना 2 सिक्के हैं, मतलब कुल मिला के 8 रुपए हैं यहाँ पे मेरे पास चिल्लड़ों में, वहां पड़े हैं उनको छोड़ दो तुम, ठीक है। बट ये कौन सा फ्लेक्स है भाई, ये मुझे भी सिखा दो, ये कैसे होता है। 8 रुपए है मेरे पास तो मैं नहीं करूंगी किसी से बात, ऐसे ये कौन सा फ्लेक्स होता है, ये कौन सा फ्लेक्स होता है, ठीक है। चलो समझ गए बेटा, ग्रैनम ग्रैना का क्या मतलब है, समझ गए, ठीक है, समझ गए। चलो वैसे ही बेटा यहां पे बहुत सारी क्या पड़ी होगी, इमेजिन करो यहाँ पे बहुत सारी फ्लूइड भरी पड़ी होगी, है ना, यहाँ पे बहुत सारी फ्लूइड भरी पड़ी होगी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारी फ्लूइड भरी पड़ी होगी। उस फ्लूइड को हम बोलते हैं स्ट्रोमा, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं बेटा, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। और मैम क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपने कहा था क्लोरोफिल होता है, कहाँ है मैम वो क्लोरोफिल, आप कह रहे थे ना क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, हमको तो नहीं दिख रहा मैम, कहाँ है वो क्लोरोफिल, कहाँ है मैम वो क्लोरोफिल। तो देखो बेटा ये जो थाइलाकॉइड होते हैं ना, इनकी मेम्ब्रेन के साथ चिपका हुआ होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, इस तरीके से इनकी मेम्ब्रेन पे क्या है बेटा, इनकी जो बाउंड्री होती है, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है उससे चिपका हुआ होता है हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट, है ना। इस तरीके से हमारे क्लोरोफिल पिगमेंट जो है बेटा वो क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट इन दी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। देखो यहां लिखा हुआ है ना थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पे, तो यहां पे क्या हो गया, ये हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट हो गया। क्लोरोफिल पिगमेंट बेटा बहुत जगह पे क्लोरोफिल के स्पेलिंग में सिंगल एल आता है, बहुत जगह पे डबल एल आता है, तुम्हें जितने एल लिखने हैं लिख लो, मतलब 1 या 2 में से देख लेना, बोथ आर टेक्निकली करेक्ट, ठीक है, बोथ आर टेक्निकली करेक्ट, ठीक है, समझ गए। अच्छा 7 रुपए थे, 7 रुपए थे, अच्छा सॉरी, वैसे एक रुपए का सिक्का और था जो मुझे याद होना चाहिए था, अभी तो देखा था, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, समझ गए। हाँ अब 7 रुपए बांट लो तुम्हें जितने लोगों में बांटने हैं, मुझे जल्दी से बताओ इतनी बात क्लियर है। अब एक बात और सुनेंगे बेटा आखिरी में, बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। इसके अलावा बेटा क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। इसके अलावा बेटा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम थे, वैसे ही इसके पास भी क्या है बेटा, अपना खुद का डीएनए, यस इसके पास अपना खुद का इस तरीके से डीएनए पड़ा है, इसके पास अपना खुद का क्या है, राइबोसोम है। कहां बनाऊं, बना देती हूं, ठीक है, इसके पास अपना खुद का क्या होता है बेटा, इसके पास अपना खुद का डीएनए, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, इसके पास अपना खुद का इस तरीके से डीएनए पड़ा है धागा, और इसके पास अपना खुद का इस तरीके से राइबोसोम्स है, ठीक है। तो ये भी अपने आप में काफी अमीर है, ठीक है, ये इसका डीएनए और इसके पास अपना खुद का राइबोसोम, ठीक है। ये हमारी क्या थी बेटा, बातचीत थी किसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। इतनी बात समझ आ गई है तो फटाफट से एक बार #CH कर दो, फिर तुम्हें नीट का एक क्वेश्चन कराती हूं, फिर तुम्हें फटाफट से यहाँ पे एक नीट का क्वेश्चन कराऊंगी। पहले जल्दी से क्या कर दो, जल्दी से एक बार मुझे #CH कर दो तो मैं समझ जाऊंगी कि तुमको क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अभी कोई क्लास खत्म नहीं हो रही है गाइस, पहले जल्दी से #CH करो। क्लोरोप्लास्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब मैं
अब मैं बेटा यहां पे तुमको 2019 का एक क्वेश्चन दे रही हूं, ठीक है। आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेलीज डज नॉट कंटेन डीएनए। क्वेश्चन बेटा आया है नीट के एग्जाम में 2019 में, ठीक है। तुम 30 सेकेंड्स की बजाय चाहे तुम पूरे 60 सेकेंड्स ले लो, ठीक है, बट मुझे आंसर चाहिए इसका, ठीक है, मुझे आंसर चाहिए। ओके ओके ओके, लेट अस सी भाई कितने बच्चों ने यहाँ पे नीट का क्वेश्चन बना लिया है। देखते हैं देखते हैं देखते हैं, ठीक है। चलो लेट अस सी, यहाँ पे लिखा है किसके पास नहीं होता, ठीक है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, लाइसोसोम के पास नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट के पास होता है, वैक्यूल के पास नहीं होता, लाइसोसोम के पास नहीं होता, वैक्यूल के पास भी नहीं होता, न्यूक्लियर एनवेलप तो भाई ऑप्शन ही गलत है, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। क्वेश्चन में पूछा है किसके पास नहीं होता, तो भाई देखो यहाँ पे लाइसोसोम और वैक्यूल के पास नहीं होता, तो आंसर ऑप्शन सी हो गया, जो कि हाईलाइटेड था। ओके कोई दिक्कत नहीं है, बट यार आपने ऑनेस्टी अगर दिखाई है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। 82% बच्चों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। ये मैटर करता है बेटा मेरे लिए, आपकी ऑनेस्टी कितनी है। अगर हमने कोई टॉपिक क्लास में पढ़ा है, ठीक है, तो आप उस कॉन्सेप्ट को वहां पे अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो मैटर करता है। बेटा हो सकता है आपने देख लिया हो मैम हाईलाइटेड है, अरे भाई पर अपना दिमाग भी तो लगाओगे ना, अपना दिमाग भी तो लगाओगे या नहीं लगाओगे, एक बात बताओ, लगाओगे ना। कुछ पढ़ा है तो उसका कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन भी तो आना चाहिए ना, समझ गए बेटा। तो 2019 का नीट का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और तुमने 2 मिनट में देखो बना लिया इसको, ठीक है। यू शुड बी प्राउड ऑफ इट, है ना। एंड अगर चीटिंग करी है तो बेटा प्लीज ऑनेस्टी बहुत जरूरी है लाइफ में, ठीक है। चलो ऐश्वर्या, अंकुश, सिद्धांत, अली, दिया, देवमांश, केशव, रोशनी, दीक्षा, वेरी गुड, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई है बेटा। चलो अभी मुझे बताओ टाइम कितना है, अभी हमारे पास 10 मिनट्स है हमारे पास, तो यहाँ पे फटाफट से, ठीक है, ठीक है। यहां पे बेटा क्या है, यहां पे अब हम फटाफट से एक छोटा सा हमारा टॉपिक देख लेते हैं, किसका, राइबोसोम्स का। हमने बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। यहाँ पे हम बेटा अभी कोई टाइम वाइम नहीं हुआ है ना, चुप करो बेटा। क्लास में आओगे तुम अपनी मर्जी से, जाओगे तुम मेरी मर्जी से, ठीक है। आराम से अभी 10-12 मिनट पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। टेंशन मतलब रो के मत दिखाओ मुझे, नो रोना धोना, नो आरपी, नो रोना पीटना। चलो मेरा टाइम मत वेस्ट करो, अब सुनो मेरी बात जल्दी से। देखो बेटा हमने अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में बात करी, हमने बात करी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, हमने बात करी क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ईआर के बारे में, गोल्जी बॉडीज के बारे में, वैक्यूल के बारे में, है ना। तो हमने बेटा इन जब ऑर्गेनेलीज के बारे में बात करी थी, सुन लो, अब सेल डिवीजन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट राइबोसोम्स भी पढ़ लो। मतलब 2-3 पॉइंट्स है बस यहाँ पे, सुनो मेरी बात। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, इनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं। ईआर हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, वैक्यूल हो गए, लाइसोसोम हो गए, इनके पास सिंगल मेम्ब्रेन है। और जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते,
क्या आपको याद है बेटा, हमने पहले भी बात करी है राइबोसोम्स के बारे में और मैंने बताया था ये मेम्ब्रेन इनके पास नहीं होती, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ये कैसे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं बेटा, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज है, मतलब इनके पास क्या है, मेम्ब्रेन नहीं है। तो इनके पास मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन एब्सेंट है यहां पे, ठीक है, ये बात याद रखनी है। राइबोसोम्स को हम पहले भी क्या बोल चुके हैं भाई, हम बार बार इस चीज को रिपीट कर चुके हैं, इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज बोला जाता है। ये क्या करते हैं भाई, सेल को प्रोटीन बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है बेटा, प्रोकैरियोटिक का मतलब है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का सेल प्रोकैरियोटिक होता है ना, तो बैक्टीरिया का जो वो एक सेल है उसके अंदर भी राइबोसोम्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में बेटा आप मान लो एग्जांपल प्लांट का कोई सेल ले लो, आप लीफ का सेल है, रूट का सेल है, स्टेम का सेल है, कोई भी सेल है ना। एनिमल सेल का आप कोई भी एग्जांपल ले लो भाई, तुम्हारी किडनी का कोई सेल है, तुम्हारे मसल का कोई सेल है, तुम्हारी बोन का सेल है, तुम्हारे हार्ट का सेल है, तुम्हारी स्किन का सेल है, न्यूरॉन है, कोई भी सेल है बेटा, उसके अंदर क्या होगा, राइबोसोम होगा। तो राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज है, यानी कि ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, ये प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं, और ये दोनों, ठीक है, दे आर फाउंड इन बोथ, दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। हाँ, रो के दिखाओ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरे बच्चे रोए धोए, हैप्पी हैप्पी फेस बनाओ यार, मेरे बच्चे रोने नहीं चाहिए बेटा, नो रोना धोना, ठीक है, शक्लें मत बनाओ, मुझे पता है तुम्हारी सारी शैतानियां, ठीक है, सारी शैतानियां पता है मुझे तुम्हारी। चलो अब बेटा अगर हम यहाँ बात कर ही रहे हैं तो एक बार थोड़ा एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। मान लो बेटा यहाँ पे मैंने क्या बनाया, मैंने बैक्टीरिया का सेल बनाया, ये मैंने इसका फ्लैजेला बना दिया, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। तो इसमें बेटा, इसमें मान लो ये इसका क्या है, ये इसका डीएनए है, ठीक है। तो इसके राइबोसोम्स जो होंगे इस तरीके से साइटोप्लाज्म में पड़े होंगे, है ना। इसके जो राइबोसोम्स होंगे वो कहां होंगे, इस तरीके से साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे। इस तरीके से साइटोप्लाज्म, मैं चैट ऑफ कर दूंगी, फिर कैसे रोके दिखाओगे, चलो चैट ऑफ कर देती हूँ बेटा, मुझे 1 मिनट लगना है। हा, अब बनाओ, अब रोके दिखाओ, चलो अब रोके दिखाओ, ठीक है। अब सुन लो मेरी बात, बस आखिरी टॉपिक पढ़ा रही हूं, उसमें रोने धोने मत मचाओ। अगर मैं यहाँ पे एक यूकैरियोटिक सेल बनाऊं कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं यहाँ, अरे नहीं भाई, इस तरीके से अगर मैं यूकैरियोटिक सेल बनाऊं, ठीक है, ये मैंने यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस बना दिया और ये मैंने यहाँ पे डीएनए बना दिया इसका। तो यहाँ पे मुझे राइबोसोम्स कहाँ कहाँ मिले थे बेटा, जल्दी बताओ। राइबोसोम एक तो मुझे इसके साइटोप्लाज्म में मिलेंगे, और कहाँ अच्छा मैंने तो चैट ही ऑफ कर दिया यार, आंसर कैसे दोगे तुम, चलो बताओ। एक तो इसके साइटोप्लाज्म में पड़े मिलेंगे हमको, ठीक है, और कहाँ मिलेंगे बेटा, और कहाँ मिलेंगे हमको साइटोप्लाज्म, और कहाँ मिलेंगे राइबोसोम्स, ठीक है। देखो एक तो राइबोसोम्स यहाँ पे मिलेंगे इस तरीके से पड़े हुए, उसके अलावा याद करो बेटा, हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके आसपास एक नेटवर्क था, ER, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। यहाँ पे एसोसिएटेड मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं सेल ऑर्गेनेलीज, तो उसमें बेटा हमको एसोसिएटेड मिलेंगे, एसोसिएटेड विद RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे। और बताओ बेटा, अभी हमने एक सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, कुछ इस तरीके का था, वो क्या नाम था इसका, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इसके अंदर यहाँ पे पड़े मिलेंगे हमको राइबोसोम्स। क्या नाम था इस सेल ऑर्गेनेली का, अभी हमने इसको देखा था, क्या नाम था इसका, बहुत बढ़िया, इसका नाम था माइटोकॉन्ड्रिया, इसका नाम था माइटोकॉन्ड्रिया। एक और सेल ऑर्गेनेली की अगर हम बात करें लेटेस्ट से, वो ग्रीन कलर का है, उसके अंदर इस तरीके से डिस्क शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और यहाँ पे भी राइबोसोम्स हमने देखे पड़े होते हैं। क्या नाम था उसका, क्या नाम था, क्या बात है, बहुत बढ़िया पुकीज, वेरी गुड, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया बेटा इसका आंसर, ठीक है। तो ये याद रखना, ये याद रखना,
ठीक है, ये याद रहेगा बेटा। चलो जी, बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म। सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, बट अभी भी हमारे पास 5 मिनट है, तो 5 मिनट में हम क्या करेंगे गाइस, जल्दी बताओ। जो भी हमने पढ़ा है सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम उसको रिवाइज करेंगे। ओके गाइस, ओके पूकीज, प्लीज डोंट क्राई। तुम्हारा टेस्ट होने वाला है, बी रेडी। तुम्हारा टेस्ट होने वाला है पूकीज, तुम्हारा टेस्ट होने वाला है। ठीक है, एक पोल हम करेंगे यहाँ पे। ओके पूकीज, बी रेडी फॉर द पूल। पूल कर रहे, पूल मैम, पूल करा दो प्लीज मैम, पूल करा दो। पोल नहीं करना, पूल करना है। चलो पूल कर लेते हैं गाइस, पूल करते हैं। पोल नहीं, हम पूल करेंगे। पोल नहीं गाइस, पूल होगा, आपसे सिर्फ पूल होगा क्लास में। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है यहाँ पे बेटा। डीप इन फोल्डिंग्स आर फाउंड इन डैश विच इज एक्स, मेम्ब्रेन ऑफ वाई। ठीक है, यहाँ पे बेटा प्लीज इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। चलो पोल तो कर लो यार। पोल में क्यों रो रहे हो तुम? पोल तुम मजे आते हैं यार सबको करने में, पोल तुम अच्छा लगता है करना सभी बच्चों को। थिंक अबाउट इट, क्या होगा आंसर? चलो टाइम अप होने वाला है। जो डीप इन फोल्डिंग्स होती हैं बेटा, वो हमें किस में देखने को मिलती है? इनर मेम्ब्रेन में देखने को मिलती है। इनर मेम्ब्रेन भी किसकी बेटा? इनर मेम्ब्रेन भी किसकी? क्लोरोप्लास्ट की? नो। क्रोमोप्लास्ट की? नो। माइटोकॉन्ड्रिया की। तो आंसर यहां पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। 80% बच्चों ने सही आंसर दिया है। वेरी गुड, अपने आप को शाबाशी देंगे जिस भी बच्चे ने यहाँ पे सही आंसर दिया है। अली, कृतज्ञ, ऐश्वर्या, दिया, मंश, लक्ष्य, अर्नब, जाहिद, सोनाक्षी, दक्ष। वेरी गुड। ठीक है, कितना टाइम बचा है हमारे पास? मैम बिल्कुल आंसू निकाल दोगे आप, 2 मिनट बचे हैं। तो 2 मिनट में हम एक बहुत ही फन एक्टिविटी करेंगे, बहुत अच्छी से एक एक्टिविटी करेंगे। हमने सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बेटा पढ़ लिया है। अब मेरी बात सुनो, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, या तो तुम इसको अभी कर लो क्लास में डिस्कस, या फिर अब मैं होमवर्क दे दूं। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये अभी डिस्कस करना है या होमवर्क में करना है? जल्दी बताओ। कंट्रोल सेंटर कौन होता है? सुसाइड बैग कौन होता है? किचन ऑफ द सेल कौन किसको बोलेंगे? स्टोरेज सैक्स किसको बोलेंगे? या पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलेंगे? प्रोटीन फैक्ट्रीज, वेस्ट डिस्पोजल। अभी करनी है, होमवर्क में देना है? जल्दी बताओ। बच्चों ने आंसर भी देना शुरू कर दिया। मैम इतनी देर में तो हम कर भी लेंगे, मैम इतनी देर में तो हम कर लेंगे। चलो, कंट्रोल सेंटर होता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, कंट्रोल सेंटर होता है न्यूक्लियस। सुसाइड बैग हम किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम को। किचन ऑफ द सेल, किचन में क्या होता है? किचन में बनता है खाना, फूड को कहते हैं खाना। ठीक है, हर पूकी है बायोलॉजी का दीवाना। ठीक है, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा? होमवर्क कुछ नहीं होगा, अभी डिस्कस होगा जो होगा। चलो, किचन ऑफ द सेल बेटा, किचन मतलब रिलेटेड टू फूड, जहां पे भी खाना बनता है हम उसको बोलेंगे ना किचन। तो किचन किसको बोलेंगे? वेरी गुड, क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट को बोलेंगे, बहुत ही बढ़िया। स्टोरेज सैक्स किसको बोलेंगे? जहां पे बहुत सारी चीजें स्टोर होती हैं। जल्दी बताओ, स्टोरेज कहां पे होगी? मैंने बताया था बेटा, स्टोरेज सैक्स किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? मुझे सही आंसर नहीं दिख रहा है, मुझे सही आंसर नहीं दिख रहा है गाइस। वैक्यूल, वेरी गुड, वैक्यूल। एक बच्चे ने यहाँ पे लीफ कहा, जो कि ठीक है बेटा, बट यहाँ पे हम सेल कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। इन सभी का आंसर बेटा सेल ऑर्गेनेल्स के फॉर्म में हम देंगे। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलेंगे, ये तो भाई सबको ही पता है, ये तो नॉन बायो बैकग्राउंड वालों को भी पता है। प्रोटीन फैक्ट्रीज हमने किसको बोला है? राइबोसोम्स को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेस्ट डिस्पोजल हम किसको बोलते हैं? देखो बेटा, जो भी चीज खराब हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, उसको स्टोर करने का तो कोई फायदा नहीं है ना। वेस्ट को क्या हम कभी स्टोर करते हैं? नहीं। वेस्ट को हम क्या करते हैं? जला देते हैं, हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो चीजों को खत्म करने का काम किसका है? चीजों को खत्म कौन करता है? जल्दी बात करो। लाइसोसोम्स। वेरी गुड। तो वेस्ट को बेटा अगर खत्म करना है, हटाना है, ब्रेक डाउन करना है, डाइजेस्ट करना है, तो हमारा लाइसोसोम करेगा। तो ये हो गया हमारा आज का आखिरी स्लाइड। जल्दी से बेटा अब आ जाते हैं हमारी आखिरी स्लाइड पे, ठीक है? चलो, इसी के साथ हम क्या कर रहे हैं बेटा, हमारा आज का सेशन कर रहे हैं खत्म। आज का जो क्या मीम ऑफ द डे क्या है? व्हेन शी डजंट नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ऐसा भी कोई हो सकता है क्या? हाउ डजंट शी नो दिस? ऐसे कैसे हो सकता है? ये ना पता हो किसी को माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? ये तो सबको पता है भाई, है ना? चलो भाई, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आज बेटा हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं। ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश, ठीक है? एनसीईआरटी रीड करनी है, ठीक है? वो तो नो डाउट बताने की जरूरत तो है नहीं। एनसीईआरटी रीड करनी है, और अगर डीएच मिलता है तो उसको क्या करना है? सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सॉन्ग मैं नहीं गाऊंगी। मैंने उड़ान बैच में एक बार बच्चों की डिमांड पे डोरेमोन का गाना गा दिया था, ठीक है? तो उसके बाद बच्चों ने मेरी रील्स बना दी, ठीक है? एक बार तुम्हारी क्लास में मैंने पता नहीं कौन सा गाना गा दिया था, केसरिया गा दिया था, क्या गा दिया था, तो वो उड़ान के बच्चों को मिल गई। अब उड़ान और नीव के बच्चे लड़ते रहते हैं, मैम हमारी क्लास में आपने वाला नहीं गाना गाया। उड़ान वाले कहते हैं, नीव वाले कहते हैं मैम आपने हमारी क्लास में ये वाला नहीं गाना गाया। तो अब लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो अब मैं कोई भी क्लास में कोई भी गाना नहीं गाऊंगी, ठीक है? चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। प्लीज मेक श्योर आप एनसीईआरटी पूरी रीड करके आओगे। सेल डिवीजन का छोटा सा टॉपिक बचा है, उसको डिस्कस करेंगे एंड ढेर सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? 3D मॉडल दिखाना था ना? हाँ यार, 3D मॉडल दिखाना था मुझे। आखिरी 3D मॉडल एक बार दिखा देती हूँ, कोई बच्चे ने मुझे याद दिला दिया है, थैंक यू सो मच। प्लांट सेल के अंदर बेटा देखना, प्लांट सेल के अंदर हम क्लोरोप्लास्ट का एक बार डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है? इफ यू आर एबल टू सी, ये देखो, अरे ये देखो, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। आपको डिस्क शेप के स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, देखो इस तरीके से, इनको हमने थाइलाकॉइड्स बोला है। दिख रहे हैं बेटा? दिस इज हमारा क्लोरोप्लास्ट, है ना? क्लोरोप्लास्ट में आपको देखो बहुत सारे थाइलाकॉइड्स का स्टैक दिख रहा है, विच इज ग्रैनम, ठीक है? सेंड टू स्टूडेंट्स मैंने तो कर दिया, अब तुम जानो तुम्हारे पास आया कि नहीं आया, मुझे मत बोलना, ठीक है? चलो भाई, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आई होप आज आपने क्लास बहुत एंजॉय करी होगी, बिकॉज मैंने तो बहुत एंजॉय किया आज आप लोगों के साथ। सो थैंक यू सो मच। अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज ड्रॉप इन सनफ्लावर्स, ठीक है? चलिए, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। बाय 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 बाय।